नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है, आपका स्वागत है। 7वां अध्याय, हम अध्याय के अंतिम वीडियो पे हैं। महाराज मनु कहते हैं, शत्रु सेविन मित्रे चा गूढ़े युक्त तरो भवेत गत प्रत्यागते चैव सही कष्ट तरो रिपु। अगर आपका मित्र कहीं आपके शत्रु से मिल जाता है तो इससे ज्यादा दुखद घटना राजा के लिए कोई नहीं हो सकती है। यानी राजा के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है कि उसका मित्र अगर शत्रु के साथ मिल जाए। और इसी प्रकार से पुराना जो आपका सेवक है, अगर वो सेवक वापस आया है तो वो भी कुछ ना कुछ खतरे की वाली बात होती है। देखिए, कहते ये हैं, शास्त्र कहते हैं कि पुराना सेवक और पुराना अन्न ये व्यक्ति को हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन एक बार जो सेवक छोड़ के चला गया हो, राजा के मामले में यह बात निश्चित है कि उसका वापस आना कष्ट तरो रिपुः, बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि पता नहीं वो किस लालच के साथ वापस आया है। ये एक विचारणीय बात होती है। दंड व्यूहेन तन मार्गम यायातु शकटेन वा। अब यहां कुछ व्यूह की बात की गई है, दंड व्यूह की बात की है, शकट व्यूह की बात की है, वराह व्यूह की बात की है, मकर व्यूह की बात की है, सूच्या व्यूह यानी सूची व्यूह, गरुड़ व्यूह और पद्म व्यूह, इन सब बहुत सारे व्यूह की यहां चर्चा की गई है कि व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए राजा जब आक्रमण करता है तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए ये तरह तरह के व्यूह बनाने चाहिए। अब आपको इन व्यूह के बारे में अगर जानना है तो वैसे तो धनुर्वेद पे वीडियो होने चाहिए, लेकिन महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है कि यद इहास्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न तद क्वचित। जो यहां है वही अन्यत्र पाया जाएगा, जो यहां नहीं है वो तो कहीं भी नहीं है। तो इन सारे व्यूह के बारे में आपको महाभारत के अगर युद्ध के वीडियो देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। गरुड़ व्यूह की रचना तो भगवान रामचंद्र ने भी की थी। जब वो अपनी वानर सेना को लेके लंका पहुंचे हैं तो वहां जाकर के उन्होंने सबसे पहले गरुड़ व्यूह की रचना करके अपनी सेना की सुरक्षा की थी। पद्म व्यूह की बात जो है, जयद्रथ के प्राणों की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य ने व्यूह के अंदर पद्म व्यूह बनाया हुआ था। तो यह भी एक कथा प्रसंग है, आप महाभारत का देख सकते हैं। तो तरह तरह के व्यूह से अपनी रक्षा करनी चाहिए। राजा को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सेना की जो छोटी से छोटी इकाई है, उसके भी जो अधिकारी हैं वो कभी भी अपने स्थान से भ्रष्ट ना हो। तो गुलमांश स्थापये दाप्तान कृत संज्ञान समन्तता। आपको एक एक के बारे में मालूम भी होना चाहिए कि भाई ये है, ये है, ये योद्धा है। तो ये सारा ज्ञान भी होना बड़ा जरूरी है। और जब राजा के पास ये होता है और आवश्यकता पड़ने पे वो अपनी सेना का प्रोत्साहन बढ़ाता है, तो फिर वो राजा जो है बड़ा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। देखिए, हम मनुष्यों को अपना आज्ञाकारी नहीं बना सकते हैं, लेकिन जिसकी वजह से श्री रामचंद्र जी को भगवान राम कहा जाता है, ये उनका कौशल्य था कि उन्होंने वानरों को भी अपना दास बना लिया। और दास नहीं, जैसे वो आज्ञा करें उस प्रकार से वो व्यवहार करें, तो उनकी सेना लेकर के भी अगर विजय प्राप्त की जा सकती है तो ये राजा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख पाया जाता है कि सारे वानर इकट्ठे हुए और रामचंद्र जी एक ऐसे स्थान पे खड़े होकर के जैसे ही सबको संबोधन करते हैं, जैसे सबके पंख लग गए हों, इस प्रकार का उत्साह आ गया। ये राजा का कार्य होता है कि अपनी सेना को वो उत्साहित रखे हमेशा। वृक्ष गुल्मावृते चापे असि चर्मायुधे स्थले स्कंदम अश्वई समय युद्धे अनुपे नौदुपैस्तदा। भाई, युद्ध भूमि में राजा को हर बात का ख्याल रखना है। अगर शत्रु के पक्ष की कोई ऐसी सेना है
कि उसमें हाथी है, तो आपके पक्ष से भी चतुरंगिणी सेना में से हाथी वाली सेना उनका सामना करे। कहीं पैदलों को आप उनके सामने भेज दें तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो हर चीज का यहां पे, चाहे वो वृक्षों से घिरा हुआ हो, चाहे वो किसी भी स्थिति का हो, तरह तरह के आयुध और सभी स्थानों का ध्यान रखते हुए राजा को ये सारी तैयारी करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के निवासी, मत्स्य देश के निवासी, पांचाल देश के निवासी, सूरसेन प्रदेश के निवासी, जो दीर्घ हैं, लघु हैं, ऐसे लोगों को अपनी सेना में योग्य स्थान पे उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। इसका वर्णन किया है प्रहर शहीद वलम यूहे। वही बात जो मैंने कही थी कि हमेशा अपनी सेना का उत्साह बढ़ाना चाहिए और सम्यक परीक्षित, तो समय समय पे योग्य रूप से उसकी परीक्षा करते रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस दिन घोड़े को दौड़ना चाहिए उसी दिन घोड़ा बैठ जाए। जब आप आक्रमण करते हैं तो शत्रु के यहां जाने के बाद भिंद्याश्चैव तड़ागानी प्राकार परिखास्त था, उल्लेख है वहां के तालाबों को तोड़ दीजिए जिससे उनके यहां पानी ना रह जाए। वहां जो भी सुख सुविधा के साधन हैं, चाहे उनकी दीवार हो, जो भी चीजें हैं जिससे एक किला सुरक्षित होता है, जिससे किले में रहने वाले लोग आराम से रह सकते हैं, उन सब चीजों का यहां खंडन करने का विधान किया गया है। अभी तो ऐसा होता है कि भाई जो सेना है उसी को नुकसान हो, प्रजा को नुकसान नहीं हो, इस प्रकार से युद्ध के विधान है जो वर्तमान नियम है। लेकिन जब युद्ध होता है तो भैया न कोई देश ये देखता है कि हमारे द्वारा फेंका गया गोला ये प्रजा पे पड़ेगा या राजा पे पड़ेगा। वो तो सिर्फ अपने गोले का प्रयोग करता है। और अच्छे अच्छे देश जो हैं उनकी भी रिपोर्टिंग बाद में जब पता चलती है तो पता चलता है कि गुप्तचरों ने तो कुछ अलग ही बता दिया था, वास्तव में वहां कुछ ऐसे बंकर नहीं थे, वहां तो लोगों के रहने के लिए कुछ स्थान बने हुए थे। लेकिन अगर आपके नियम, आपके धर्म मनुस्मृति के अनुसार देखें तो वहां तो सीधा उल्लेख ही है। अगर राजा किसी राज्य पे आक्रमण किया करता था तो उस राज्य को पराजित होने के बाद अच्छी तरीके से लूटा जाता था। न वहां की स्त्रियां सुरक्षित रहती थी, न वहां के लोग, न धन, न संपत्ति, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता था, क्योंकि उसी पे तो उस सेना का अधिकार हुआ करता था। तब तो सेना को आज की तरह तनख्वाहें नहीं मिला करती थी, हम पहले इस चीज को देख चुके हैं। राजा की विजय हो तो उसको बाकायदा ब्राह्मणों की, देवताओं की, धर्म की, सबकी पूजा करनी चाहिए और यथा योग्य रूप से सबको दान धर्म देना चाहिए। जीवन में याद रखिए, आदान प्रियकरम दानम चा प्रियकारकम। किसी से कुछ लोगे तो वो अप्रिय लगेगा और किसी को कुछ दोगे तो उसको अच्छा लगेगा। राजा को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। टैक्स जब भी लेगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब भी कोई सुविधा देगा तो वो लोगों को अच्छी लगा करती है। इसलिए अभिसितार्थमर्थानाम काले युक्तम प्रशस्यते। तो अगर आप एक हाथ से ले रहे हैं तो दूसरे हाथ से देते भी रहिए, जिससे कि अगर लेने पे कुछ बुरा लगता है तो जब आप देंगे तो वो अच्छा भी लगेगा और इसी में प्रजा प्रसन्न रहती है और यही राजा की प्रशंसा का कारण बना करता है। अब यहां कह रहे हैं कि सहवापी ब्रजेत युक्ता संधिम कृत्वा प्रयत्नतः मित्रम हिरण्यम भूमिम वा संपश्यन त्रिविधम फलम। भाई मान लीजिए आपने किसी राज्य के ऊपर आक्रमण किया है और सामने का राजा है वो आपके साथ संधि करने के लिए तैयार है, तो ये आवश्यक नहीं है कि फिर आप उससे युद्ध ही करें, आप उससे मित्रता भी कर सकते हैं। एक अच्छे मित्र का मिल जाना ये भी आपके किसी राज्य के ऊपर की गई चढ़ाई का बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है अगर उससे मित्रता हो जाए, या कुछ धन संपत्ति देकर के वो आपसे कहे कि ठीक है साहब, हमारी प्रजा का कल्याण मत करो, प्रजा का विनाश मत करो, हम आपको कुछ धन संपत्ति दे रहे हैं, या पृथ्वी का कोई भाग, राज्य का कोई हिस्सा उन्होंने दे दिया। तो इस प्रकार से या तो मित्रता के कारण, या कुछ धन संपत्ति मिलने पे, या राज्य का, भूमि का कोई हिस्सा मिलने पे संधि कर लेनी चाहिए। ऐसे में प्रजा का कल्याण हो, लोगों का विनाश हो, इस प्रकार के कार्य राजा को नहीं करने चाहिए।
यहां राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, और ये श्लोक चाणक्य नीति में भी आया था कि आपदर्थम धनम रक्षित, दारान रक्षित धनैरपि। विपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, और धन से पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों की रक्षा धन से भी करनी चाहिए, लेकिन अपनी रक्षा धन से भी करनी चाहिए और स्त्री से भी करनी चाहिए। यानी सर्वोच्च प्राथमिकता यहां राजा के अपने प्राणों को दी गई है। पत्नी का जो होगा चलेगा, धन का जो होगा चलेगा, अगर अपने प्राण बचाने हैं तो किसी भी तरीके से बचाए जा सकते हैं। ये राजनीति का बड़ा ही कड़वा लेकिन बड़ा ही विशिष्ट नियम है, जो सर्वत्र पाया जाता है। सभी ग्रंथों में राजनीति में इनका उल्लेख है। बहुत सारी बातें यहाँ कही गई हैं। हम उपसंहार की तरफ चलते हैं। अलंकृतश्च संपस्येद आयुधि नाम पुनर्जन्म। देखिए, राजा के कुछ कर्तव्यों की बात करते हैं। राजा अपने नगर में वापस आया है तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जो अलंकृत सब तैयारियां हैं, आयुध हैं, लोग बाग हैं, यानी हर चीज की, प्रजा की सुख सुविधा की, आवश्यकता पड़ने पर हमारे शस्त्र अस्त्र तैयार हैं यानी तो आयुधों की, और एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जवाबदारी राजा की है। वाहनानि च सर्वाणि, सभी वाहन, शस्त्र अस्त्र आभरण, जो कवच को वगैरह होते हैं, इन सब का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। संध्याम चोपास्य शृणुयात् अंतर्वेशमनि शस्त्र रहस्याख्यायिनाम चैव प्रणधीनाम च चेष्टितम्। फिर भैया आप ऐसा कर सकते कि संध्या का काल आए तो ऐसे समय पे जो आपके गुप्तचर वगैरह हैं वो अंदर आएं, आपको सारी बातें बताएं, उनसे सारी गुप्त मंत्रणाएं करनी चाहिए। और जब राज्य काज से सबसे मुक्ति मिल जाए उसके बाद दूसरे कक्ष में जाकर के सबको आज्ञा दे करके और फिर स्त्रियों से घिर के उसको अपने भोजन के लिए जाना चाहिए। यानी ये बड़ा जरूरी है कि राजा अगर पूरे दिन काम करके बहुत थका हुआ है ना, तो एटलीस्ट जो उसकी रात्रि है, जो उसका संध्या का काल है, वो बड़े आनंद से गुजरना चाहिए, जिससे दूसरे दिन उसको किसी प्रकार का टेंशन नहीं हो। वहां पे कुछ भोजन वगैरह करके किंचित तूर्य घोषे प्रहर्षते, कुछ संगीत नृत्य वाद्य इत्यादि का आयोजन होना चाहिए, जिससे राजा का मनोरंजन हो। और संविषेतु यथा कालम उत्तिष्ठे च गतक्रमा, उसको समय पे सोने चला जाना चाहिए। और सुबह जब उठे तो गतक्रमा, वो बिल्कुल फ्रेश और तरोताजा होना चाहिए। और ऐसा राजा जब तरोताजा होकर के अपनी सभा में पहुंचेगा तो वो सभा में उचित न्याय कर पाएगा, उचित प्रजा के मार्गदर्शन के काम कर पाएगा। और जिन सब चीजों को हम व्यवहार अध्याय में अगली वीडियो से देखेंगे, जो कि 8वां अध्याय है, जिसका नाम व्यवहार अध्याय। धन्यवाद। ये था 7वां अध्याय, जहां राजा और राजा के गुणों की बात की गई। अंतिम वीडियो में तो यहां तक की चर्चा है कि राजा को किस प्रकार से अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से अपने मनोरंजन के साधनों का उसको प्रयोग करना चाहिए। तो मनुस्मृति है, यहां तो सब कुछ है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। आप कहें कि ये सब आप हमें सुना रहे हैं, इसकी उपयोगिता क्या है? देखिए, इन चीजों के आधार पे मैंने आपसे कहा कि आप अपने राजाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। किसको आपको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन आपके लिए काम कर रहा है, कौन अपने लिए काम कर रहा है, इन सब चीजों को आप समझ सकते हैं। ज्ञान तो कोई भी बेकार नहीं होता है। हर ज्ञान जो है वो उतना ही उपयोगी है। ये बात अलग है कि आजकल आप हमारे वीडियो उस प्रकार से नहीं देखते हैं, समय भी आप कम देते हैं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा करना मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद।